Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. Now today we are going to discuss 10 important questions of COV, that is Calculus of Variation. Now today we will discuss the topic that is COV, Calculus of Variation. मीन्स आज का जो टॉपिक है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करेंगे और जो सारे एग्जाम्पल्स होंगे वो बेस्ड होंगे किसके, आइलर इक्वेशन के बेस पे होंगे। यानी कि आइलर का जो लैग्रेंजर इक्वेशन है, तीन हमारे पास इक्वेशन होंगे, उसका यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें वीडियोस को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज COV। तो पहले आपको जो आज के लेक्चर्स होंगे, जैसे कि ये अप्लाइड है तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही होने वाले, तो यूजुअली इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होगा। तो इसमें हमें जिस चीज की नीड है तो पहले हम देखते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो हमें समझना होगा कि आइलर के इक्वेशन कौन सा है। आइलर का जो भी लैग्रेंजर इक्वेशन है, पहले उस चीज को समझते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास सपोज कोई एक फंक्शनल गिवन है कि आई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डैश डी एक्स, और दो बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि y ऑफ a इज इक्वल टू y1 और y ऑफ b इज इक्वल टू y2। तो अगर सपोज ये हमारे पास एक फंक्शनल गिवन है, ठीक है, तो इस वेरिएशनल प्रॉब्लम का हमें एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जिससे कि ये जो i ऑफ x है वो एक्सट्रीमाइजिंग हो सके, यानी कि हमें इससे मैक्सिमा या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सके। यानी कि हमें क्या करना होता है, एक ऐसा कर्व फाइंड करना होता है जिससे कि ये जो एरिया है उसे हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके या मैक्सिमाइज कर सके। तो उस प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यानी कि ये हमारे पास सारे वेरिएशनल प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हम कुछ इंटीग्रल हमारे पास गिवन होती है, तो वो इस इंटीग्रल की लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है इसे हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई डैश, यानी कि या तो ये x पे डिपेंड कर सकती है, या तो y पे डिपेंड कर सकती है, या फिर y डैश पे। ये हायर भी होता है, बट हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है वो आइलर इक्वेशन का। एक बार आपको आइलर इक्वेशन इसके लिए समझ में आ गया तो डिफिकल्ट नहीं होगा, आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। और इसके आगे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको एक बार ये सॉल्व करने आ गया तो बाकी के बहुत सिंपल होंगे। तो पहले ये समझते हैं कि आइलर इक्वेशन कौन से और कौन से हमें ज्यादा यूज में होगा। तो मेनली हम जो फर्स्ट आइलर इक्वेशन है मोस्टली बेसिकली हम वही यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स यानी टोटल डेरिवेटिव डेल एफ बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मोस्टली यही यूज होता है। सेकेंड है वो है डी बाय डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाय डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब हर केस में यही यूज करना है। तो यूजुअली हम ये यूज नहीं करते हैं, बट ये किस केस में यूज करेंगे, जब हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन जिसमें x का टर्म्स प्रेजेंट ना हो। वैसे यहाँ ये भी वहां पे वर्क करेगा, बट अगर सपोज कहीं यहाँ जहां पे x के टर्म्स ना डिपेंड ना हो तो मतलब ये टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। और किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव 0 है मीन्स ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो उस केस में हम ये यूज करेंगे। बाकी मोस्टली हमें ये आइलर का फर्स्ट इक्वेशन यूज करना। अब इसके बाद होगा क्या, तो जनरली हमें सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। बाकी तो मोस्टली हमें वही यूज होने वाले जो आज का हमारा कैलकुलेशन होगा या फिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए।
तो अब अगर सपोज मान लो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ले लिया, ठीक है, तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। तो सपोज हमारे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सपोज हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन कि कितने रूट होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दे आर 2 रूट। सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट केस ये हो सकता है कि m इज जो मतलब 2 रूट होंगे ना, तो सपोज m1 एंड m2 एक तो हो सकता है कि m1 इज इक्वल टू m2। सपोज m1 एंड m2 ये रूट हो गया, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का m1 और m2 अगर रूट है तो m1 m2 अगर सपोज इक्वल हो जाते हैं और ये रियल होंगे, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे सारे रियल नंबर को। हो सकता है m1 m2 आपस में इक्वल ना हो बट रियल को बिलोंग करते हैं। और थर्ड, सपोज अगर ये रियल को नहीं बिलोंग करता है, यानी कि m1 m2 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देयरफॉर यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो ये 3 केस होंगे। तो इन तीनों केस के लिए जो फर्स्ट केस है कि अगर इक्वल होंगे तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू माइनस e रेज़ टू m1x प्लस c2 e रेज़ टू m2x। सिर्फ यही समझना है, बाकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सेकेंड केस में तो ये कब था, जब m1 की वैल्यू m2 के इक्वल नहीं होगी और दोनों रियल नंबर होंगे। सेकेंड केस y ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस x इंटू c2 e रेज़ टू mx। अब अगर सपोज m1 और m2 की वैल्यू अगर एक वैल्यू के इक्वल आ जाएगी m, तो हमारे पास c1 प्लस x इंटू c2 e रेज़ टू mx। थर्ड केस y ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। तो अगर सपोज हमारे पास जो रूट है वो m, जो हमारे पास रूट होगा वो किस फॉर्म के होगा, m इज इक्वल टू पर अल्फा प्लस आई माइनस बीटा। सपोज इस फॉर्म के होंगे तो ये अल्फा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये जो बीटा जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसे यहां लिखते हैं और ये रियल पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, e रेज़ टू अल्फा। तो सिर्फ ये 3 याद रखना है और आइलर का फर्स्ट इक्वेशन। इन केस किसी एग्जांपल में हम आइलर का सेकेंड केस भी यूज करने वाले हैं। तो अगर ये चीजें हमें पता है तो हम सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो आज हमारा जो 10 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आई थिंक वो आइसोपेरीमेट्रिक का है। आइसोपेरीमेट्रिक में ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये एक सपोज एक कर्व है, ठीक है, ये एक पेन है, ये सपोज किसी एल लेंथ का एक कर्व हो गया, ठीक है, या फिर कोई मैंने एक लाइन खींच लिया या कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो एक सपोज एक कर्व है, तो इस कर्व का मान लेते हैं लेंथ एल होगा। इस लेंथ का हमें एक क्लोज कर्व बनाना है। तो क्लोज कर्व, तो ऐसे क्लोज कर्व बनाना है कि जो हमें मैक्सिमम एरिया दे और वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो किसी एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए जब उस पर कोई कंडीशन लगती है तो वो प्रॉब्लम को हम कहते हैं आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। तो वो एक क्वेश्चन इंक्लूड है बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में जो सारे प्रॉब्लम्स होंगे विच इज बेस्ड ऑन सिंपल आइलर फर्स्ट इक्वेशन। तो आप चाहो तो जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको ऊपर ही ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, एकदम सिंपल। ये अगर चीजें आपको पता है तो उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और एक केस सीओई में समटाइम्स ऐसा होता है कि सिंपल ऑप्शन को देख के हम क्वेश्चन बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, अब अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर इन केस क्या होता है कि अगर 4 ऑप्शन है और वो क्वेश्चन सपोज 3 मार्क्स के लिए आ रहा है, यानी कि सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है, तो वो टाइम पे हम क्या कर सकते हैं,
ऑप्शन को पहले ये चेक करेंगे कि क्या वो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सपोज इन केस ऐसा हो गया कि वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ऐसे मान लो तीनों ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारा 4th ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। तो ऐसे यूजुअली हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो y ऑफ x, y ऑफ x, y ऑफ x, और यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू पूछा है इसकी, मतलब ये हमारे पास एक फंक्शनल है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y ऑफ f, जो y ऑफ x है उसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट करके देख लेंगे। जिस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब इसमें सिंपल टर्म्स कौन से हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो लीनियर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक का सिंपल हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम अगर पुट करेंगे तो फर्स्ट पुट करेंगे 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर लेना है और फिर यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, मतलब ये सॉल्व करके यहाँ पे पुट करना है, सिंपल डेरिवेटिव वगैरह इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 7/12 वैल्यू आ रही है, ऐसे सेकंड पुट करने पे हाफ वैल्यू आ रही है, थर्ड पुट करने पे 13/12 आ रहा है, फोर्थ पुट करने पे 13/4 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वैल्यू में मिनिमम वैल्यू जो होगी वही तो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे 7/12 है, 1/2 है, 13/12 है और 13/4। अगर मान लो चारों सॉल्यूशन होते तो हमें तो सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो यही दे रहा है ना। हो सकता है इसमें से कोई सॉल्यूशन ना हो, तो चेक करने के बाद पता चलेगा। बट अगर सपोज चारों सॉल्यूशन है, सपोज एज्यूम कर लेते हैं, तो मीन सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो मिनिमम वैल्यू हाफ दे रहा है, क्योंकि 7/12 ये हाफ से ग्रेटर है, क्योंकि हाफ के लिए तो 6/12 होना चाहिए। अगर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं मतलब वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये तो क्लियरली 1 से ग्रेटर है, ये भी 1 से ग्रेटर, यानी कि बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में आपको याद रखना है कि ऑप्शन से भी हम खेल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फिर से हमारे पास एक फंक्शनल दिया है और सिंपल सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं तो स्टार्टिंग में बता चुका था कि आइलर इक्वेशन का यूज करो और उसके बाद जो उससे हमारे एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज ये इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होता है कि डी बाय डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सिंपल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली इस पूरे टर्म्स को मैं एक एफ ऑफ डी कह सकता हूं, यानी कि ऑपरेटर हो गया वाई ऑफ इज इक्वल टू 0। तो अगर ये सपोज होमोजीनियस है तो राइट साइड में 0 होता है। सपोज अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर, यानी कि ये अगर नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, सपोज यहाँ पे कोई कांस्टेंट या एक्स का फंक्शन हो जाए, तो पी ऑफ एक्स, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ डी इज नॉन जीरो। तो अब यहाँ पे ये जो पी ऑफ एक्स है ना, इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है। तो इसके बहुत अलग अलग फॉर्मूले, बट यहाँ पे जो यूज होगा हम वो एक देख लेते हैं। वैसे तो इसके e⁻x के लिए अलग है, इन जनरल फॉर्मूला अलग है, अगर 2 फंक्शन होंगे तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। बट यहाँ पे हम सिंपल साइन एक्स का समझते हैं कि अगर सपोज हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और यहाँ पे सपोज कुछ एफ ऑफ डी और यहाँ पे सपोज साइन ए एक्स प्लस बी है, या फिर सपोज यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो देयरफॉर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो सिंपल हमारे पास एफ ऑफ जो भी ये डी है ना, इसे हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली कॉस एक्स के लिए कॉस ए एक्स प्लस बी के लिए होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि जो भी यहाँ पे ए दिख रहा है ना, एक्स का कोएफिशिएंट, उसको यहाँ पुट कर देना माइनस लगा के और वो टर्म का स्क्वायर ले लेना है। ऐसे कॉस के लिए होगा
ऐसे e⁻⁴ है तो a की वैल्यू पुट कर दो, बट वहां पे माइनस नहीं लगाना है, स्क्वायर भी नहीं लेना, सिंपल a पुट कर देना e⁻⁴ के लिए। अब इन केस अगर 0 हो गया तो कुछ नहीं करना है। इन केस जैसे एल हॉस्पिटल रूल के अंदर इसका जो भी नीचे होंगे ना, जैसे इन केस अगर ये 0 हो गया, ये हमेशा याद रखना है नॉन जीरो होना चाहिए, जो भी टर्म है नॉन जीरो। इन केस अगर 0 हो गया तो जो भी एफ ऑफ डी है ना उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और यहाँ पे एक x लिख देना है और बाकी एज इट इज, फिर कंटिन्यू ऐसे करते चलना, बस हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। फिर अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझे तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो गया। फिर अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये हमारे पास एफ ऑफ वाई, ये हमारे पास सपोज एफ की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हियर ये एफ की वैल्यू गिवन है, आइलर लैग्रेंजर इक्वेशन यूज करना है, सिंपल डेरिवेटिव करने पे हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर का लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस है मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, देयर आर हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। मतलब जनरल सॉल्यूशन के अंदर 2 टर्म्स होते हैं। द फर्स्ट टर्म इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एंड द सेकेंड टर्म इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होगा, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर यानी कि राइट साइड में 0 पुट कर देंगे तो ये एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन रहा है। तो m की वैल्यू 2 रूट हो जाएगी, तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, c1 e⁻, जो भी रूट होंगे तो रूट क्या है 1, तो e⁻x यहाँ पे -1, क्योंकि 2 रूट आ रहा है और भी डिफरेंट है। तो ये फॉर्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/f ऑफ डी, बट f ऑफ डी d² -1 है, यहाँ पे sin x है, तो sin x यानी x का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे d के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, माइनस जो भी a है उसका स्क्वायर, तो a 1 है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अच्छा, माइनस लेके उसका स्क्वायर नहीं लेना है, माइनस लगा के सिर्फ a का स्क्वायर लेना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा के 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो -1 -1 -2 मतलब नॉन जीरो है, तो सिंपल हो गया ये। तो साइन के पास पहले से ही माइनस था और यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस कैंसिल होके 1/2, ये हो गया सॉल्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो देखो यहाँ पे e⁻x और e⁻x, वैसे तो होमोजीनियस से ही 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे। जो ए ऑप्शन और जो डी ऑप्शन है वो तो होमोजीनियस से ही हमारा इनकरेक्ट हो गया था। अब बचे थे बी और सी, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस वाला राइट, सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 313 है ये आइसोपेरिमेट्रिक पे है, तो इस एग्जांपल को हम बाद में करेंगे। वही है कि हमारे पास एक लेंथ दिया है फिक्स लेंथ का और उसके 2 पॉइंट गिवन है, तो लाई करती अबोव द एक्स एक्सिस द इनक्लोजेस द मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। वही हमारे पास एक लेंथ है और उस पर कुछ कंडीशंस वगैरह दिए हैं, उस कंडीशंस का यूज करके हमें एक ऐसा क्लोज कर्व बनाना है कि वो मैक्सिमम एरिया को अपने अंदर इनक्लोज करता हो। ठीक हो, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x वो सेट है जो सारे सॉल्यूशन है इसके। सिंपल ये कह रहा है कि x के अंदर वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है 0-1 इंटरवल पे जो इसके सॉल्यूशन होंगे। सिंपल यही कह रहा है। तो ये सिंपल देखो यहाँ पे u ऑफ x ये डैश है, ठीक है। तो मतलब अब याद रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल y के टर्म्स में है, तो अगर y के प्लेस पे u आ गया तो सिंपल रिप्लेस कर देना है y को u से, बाकी सेम फॉर्मूले होंगे। अब हमें इस j की वैल्यू निकालनी है कि j की वैल्यू जो j है, j डज नॉट अटेन इट्स इन्फिमम, तो j पे हमें कंडीशन लगाना, ठीक है। j की वैल्यू कब अटेन करेगी, कि j की वैल्यू इन्फिमम कहाँ अटेन होगा, u पे होगा, u हर एक u के लिए होगा या फिर यूनिक पॉइंट के लिए होगा, तो डिपेंड कर, मतलब पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन जैसे वहां पे y के लिए करते थे, यहाँ पे u के लिए करना है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया। तो यहाँ पे x y डैश है, बट यहाँ पे सिर्फ y डैश का ही टर्म प्रेजेंट है, और जब भी याद रखना है y डैश का टर्म प्रेजेंट हो बाकी सारे जीरो हो, तो जो सॉल्यूशन आता है वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन आता है। फर्दर इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है नहीं, तो ये y का टर्म तो है नहीं, y के प्लेस पे यहाँ u यूज हुआ है, ठीक है। तो सिंपल u का टर्म्स नहीं है, x के भी टर्म्स नहीं है, तो ये पार्ट तो जीरो, सिर्फ डेरिवेटिव आ रहा है। तो अगर इसे कांस्टेंट ले लेंगे फिर सॉल्व करने पे हम सब फर्दर हमें ये मिलेगा कि u डैश x ये कांस्टेंट होगा,
मतलब u ऑफ x एक लीनियर आ रहा है। बाकी डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि अगर सपोज y डैश का ही टर्म प्रेजेंट हो, बाकी x और y के टर्म्स प्रेजेंट नहीं हो, अगर u है तो u डैश के टर्म्स प्रेजेंट हो, बाकी u और x के टर्म्स प्रेजेंट नहीं हो, तो सॉल्यूशन एक लीनियर इक्वेशन आता है। डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल है, जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट है x एंड u पे। बस बाउंड्री कंडीशंस का यूज कर देंगे कि 0 पे 0, 1 पे 0। अब 0 पे 0, 1 पे 0 यानी कि बी ए 0 हो जाएगा। अब सिंपल 0 पॉइंट हो रहा है, यानी कि इस x पे सिर्फ एक ही पॉइंट है। अब मैं बोल रहा हूं एक ही पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा भी वही होगा, मिनिमा यही होगा। तो कितने पॉइंट? एक पॉइंट है, मतलब यूनिक पॉइंट आ रही है। तो देयरफॉर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जे अटेन करेगी अपने इन्फिमम को एट अ यूनिक पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 है। फिर से हमारे पास एक फंक्शनल वैल्यू गिवन है, उसे बाउंड्री कंडीशन दिया, एक्सट्रीमल पूछा है। तो एक्सट्रीमल का मतलब कुछ नहीं होता, बस वही आइलर इक्वेशन का यूज करके सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो आइलर इक्वेशन का यूज करना है, फर्दर उस पर पुट कर देंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास फिर से वही इक्वेशन आ रहा है कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस माइनस 1। अब कंडीशंस का यूज करना है। अब तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट कर्व निकालना है। एक्सट्रीमल निकालना है मतलब एग्जैक्ट कर्व निकालना है, मतलब वहां पे कांस्टेंट नहीं होगा। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो उसे पुट करने पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है y ऑफ x इज इक्वल टू e इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 1 माइनस एक्स। बाकी इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने भी जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए। वहां पे आपको डेली आपको वीडियो और डेली जो भी वीडियोस के लिंक होंगे और जो भी पीडीएफ होगा वो आप सबको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 316, जे ऑफ y गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। अब पूछ रहा है कि जे ऑफ y की इन्फिमम वैल्यू क्या होगी। अब मतलब फिर से एक्सट्रीमाइजिंग पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर से आइलर इक्वेशन का यूज करेंगे। f की वैल्यू गिवन है, आइलर इक्वेशन का यूज करो, तो फिर से वही सेम आ रहा है। तो देखो बार बार वही केसेस आ रहे हैं, मतलब आइलर इक्वेशन यूज करो और सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ रहा है। डिपेंड कर रहा है ऑप्शंस पे, मतलब क्वेश्चन तो एक ही आ रही है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमें आइलर इक्वेशन पता हो और सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आते तो हमारे नेट में 4.75 एक तो सी में और एक तो पार्ट बी में 3 मार्क्स, यानी कि 7.75 मार्क्स पक्के हैं। और भी सिंपल एक ही चीज बार बार पूछ रहा है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो और याद करना आइलर का इक्वेशन। तो ये आ गया, तो ये सॉल्यूशन होगा। इनिशियल कंडीशंस का यूज करके कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो। तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद तो हमारे पास ये y ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, x/2 x + 1। तो क्लियरली से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो ये वैल्यू आ रही है। अब इसकी वैल्यू को j ऑफ y में पुट कर दो, यानी कि यहाँ पे जो टर्म्स था हमने क्या किया, सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, और सॉल्यूशन को यहाँ पुट कर दिया। जो भी वैल्यू होगी वो इन्फिमम वैल्यू होगी। तो पुट करने पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 23/12, यानी कि जो हमारा ये ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 317। अब इन्फिमम पूछा है, इसकी वैल्यू। अब फिर से यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे u' है, मतलब x रिप्लेस हो गया है t से। वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ध्यान देना है कि किस पे डिपेंड कर रहा है और डेरिवेटिव और u उस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे t पे है, यानी कि x रिप्लेस हो जाएगा t पे और y रिप्लेस हो जाएगा u से। अब यहाँ पे ध्यान दो तो ना t का टर्म प्रेजेंट है ना ही u का टर्म प्रेजेंट है, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो एक लीनियर इक्वेशन होगा। यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ इन्फिमम मतलब सॉल्यूशन ही निकालना है। इन केस मतलब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और कुछ नहीं। और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद
इस इंटीग्रल की इन्फिमम वैल्यू पूछा है, याद रखना, इंटीग्रल की इन्फिमम वैल्यू पूछा है, एक्सट्रीमल फंक्शन नहीं पूछा है, एक्सट्रीमल सॉल्यूशन नहीं, बल्कि इस इंटीग्रल की इन्फिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वो जो भी हमारे पास एक्सट्रीमल सॉल्यूशन होगा यहां पुट कर देंगे। अब फिर से ये प्रेजेंट मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है टी और यू पे, तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा वो एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। ठीक है, फिर बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो u ऑफ t इज इक्वल टू ए टी। तो बट में सेकेंड कंडीशन का यूज करने के बाद हमारे पास कांस्टेंट, सेकेंड कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है +-1, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास आ रहा है +-t, यानी कि अब u ऑफ t की वैल्यू ये है, बट यहां पे हमारे पास पुट करना है y डैश t, तो t +-t है, और जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा +-1, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और t को जब इंटीग्रल पुट करेंगे तो 1, तो देयरफॉर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए बी डी मतलब कुछ करना ही है इसमें, सिर्फ आइदर का इक्वेशन यूज करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 318। अब x स्टार t पूछा है, बी द कर्व विच मिनिमाइज्ड द फंक्शनल, यानी कि इसे मिनिमाइज करता है, और जो मिनिमाइज करता है मतलब ये सॉल्यूशन बोल दिया, सिंपल इन केस ये कह रहा है कि सॉल्यूशन है। अब ध्यान दो, जो हमारे पास y होता था, u होता था, वहां पे उसने x स्टार बोल दिया, मतलब अब u और y ही रिप्लेस हो गया x से, और जो x है वो t से रिप्लेस हो गया, और डेरिवेटिव को पुट कर दिया, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर दिया है x डॉट से। जैसे वहां पे dy बाय dx लेते थे, यहाँ पे x डॉट लेंगे, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर लेंगे तो उसको x डबल डॉट से डिनोट करेंगे, और t को x से और जो y था उसे रिप्लेस कर दी x से, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया। कहानी वही है, फिर से सॉल्व करना है आइलर का फर्स्ट इक्वेशन यूज करके, जब हमारे पास ये फंक्शनल हो गया, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि जहां पे हम x लिखते थे वहां पे t लिखेंगे, जहां पे y लिखते थे यहाँ पे x लिखेंगे, जहां पे y डैश लिखते थे यहाँ पे x डॉट लिखेंगे। फिर सॉल्व करने पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है फिर से वही आ रहा है, m² इज इक्वल टू 1, मतलब सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा। बाउंड्री कंडीशंस यूज करने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट आ रही है वो ये दो आ रही है, ये दो कांस्टेंट को फिर यहाँ पुट कर देंगे, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है √e/1 + e। सिंपल कैलकुलेशन है। बाकी आप तो जो भी नोट्स होगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार देख लेंगे, आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। फिर से वही 319 में फिर से हमारे पास क्या हुआ, यूजिंग द लैग्रेंजर इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक्सट्रीमल पूछा है। अभी ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। एक तो ऐसा है कि इसमें हम जो हमारे पास अगर सॉल्यूशन दिया है ना, तो एक तो बाउंड्री कंडीशंस का चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यूजुअली यहाँ पे सारे तो एलिमिनेट नहीं हो रहे, बट डी ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो रहा है। क्यों एलिमिनेट हो रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि बाउंड्री कंडीशन कि जब 1 पुट करेंगे तो 3 होगा और 2 पुट करेंगे तो 18 होगा। तो बाकी सब तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट डी ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूं तो 5 + 3 कितना 8 होगा, बट वो कह रहा है कि वहां पे 3 होना चाहिए। मतलब जो चीज अगर बाउंड्री कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करे तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, अगर बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फिर चेक करना होता है क्या वो सॉल्यूशन है, बट जो चीज बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। अब हमारी जो लड़ाई है वो ए, बी और सी में होगी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ बाय आइलर लैग्रेंजर इक्वेशन। सॉल्व करने पे हाँ, यहां पे हमने सेकेंड यूज किया है, जो सेकेंड आइलर इक्वेशन है उसका यूज कर रहे हैं। अब क्यों यूज कर रहे हैं, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे हम लोग फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, सॉरी लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आइलर सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये सब कुछ सॉल्व करने पे ये हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। बाकी उसके सिंपल सॉल्व करना आइलर इक्वेशन का यूज करके। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास t⁴ आ रहा है, तो एक काम करते चेक कर लेते ना। यहाँ पर t⁴ है, यहाँ पर t�3 है, रॉन्ग। यहाँ पर t² है, रॉन्ग। डी पहले एलिमिनेट हो गया था, यानी कि आगे सॉल्व नहीं करना है। ये ऑप्शन राइट है, यानी कि बिना बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके भी हम बता सकते हैं ऑप्शन ए राइट है। बाकी क्योंकि ये देखो ये t⁴ आ रहा है, बाकी सब में t³ है, मतलब बी सी डी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब अगर बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा t⁴ + 2, यानी कि t⁴ + 2।
ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया, बट हम जनरल सॉल्यूशन से ही बता सकते हैं कि इसका ये ऑप्शन राइट है। बाकी फर्दर एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें पता चल गया इसका आंसर क्या है, बाकी सारे एलिमिनेट, मतलब ऑप्शन अब करेक्ट हो जाएगा, तो फिर बाउंड्री कंडीशंस का यूज नहीं करना। अब द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, अब एक्सट्रीमल पूछ लिया है, बट उसमें यह दे दिया है कि क्या कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना और उसके हिसाब से फिर ऑप्शन चेक करना है। फिर से वही सेम ऑप्शन, एफ गिवन है, आइलर इक्वेशन इस तरीके से होगा, सॉल्व करने पे सब हमारे पास कुछ इस तरीके का टर्म आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि जब हमने फर्स्ट आइलर इक्वेशन का यूज किया तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, बट यहाँ पे हम फंस गए, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, आइलर के सेकेंड इक्वेशन का। तो ये वाला एग्जांपल है जहां पे हम आइलर का सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अब आइलर का सेकंड इक्वेशन यूज करने के लिए मैंने एक टर्म बताया था कि वहां पे x के टर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो क्लियरली यहाँ पे x का टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो देयरफॉर जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो वैल्यू होगी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो सेकेंड टर्म था सेकेंड आइलर इक्वेशन में, वो सेकेंड टर्म क्या था, तो स्टार्टिंग का जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां पे जो सेकेंड टर्म था वो x पे डिपेंड करता था। अगर वो 0 हो गया तो मतलब डेरिवेटिव इसकी अगर 0 आ रही है, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। बट अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया y² इज इक्वल टू 2bx+c। तो इसे अगर बाउंड्री कंडीशंस का यूज कर रहे हैं तो बाउंड्री कंडीशंस के बाद हमें ये मिलता है। वैसे एग्जैक्ट अगर जिसके पास थोड़ा, तो यहीं से भी हम बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ पैराबोला का ही पार्ट होगा, बट अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। बाकी वहीं से हम बता सकते हैं कि किसका पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ पैराबोला, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि COV के थे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, अप्लाइड में ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, जितना कैलकुलेशंस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और आइलर का इक्वेशंस के जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और सारे डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे आते हैं। सिर्फ आपको आइलर इक्वेशन का अच्छे से यूज करने आना चाहिए, यानी कि अगर आप ODE और PDE अच्छे से करते हो तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आइलर के इक्वेशंस पता होना चाहिए और सारे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके वर्किंग रूल पता होना चाहिए। बाकी आगे के भी जो एग्जाम्पल्स है ना, जो भी आगे की जो थ्योरी है हमारे COE में, वो सब आइलर के फर्स्ट इक्वेशंस पे ही डिपेंड करते हैं। सिर्फ उसको और धीरे धीरे और डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा हायर ऑर्डर में, और फिर उसके बाद अगर हम आइसोपेरिमेट्रिक में देखेंगे तो वहां पे लैग्रेंजस मल्टीप्लायर, बट हमें 2 बार यूज करना है, बट सॉल्व हमें आइलर इक्वेशन का फर्स्ट ही यूज करना है। और इनकेस कभी कभी जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में सेकंड का यूज करें, जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब समझ जाना यहाँ पे आइलर का फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज होगा। तो ऐसा इनकेस एग्जाम में नहीं होता है मोस्टली, अगर होंगे भी तो हमें क्लियरली वो इक्वेशंस देख के ही पता चल जाता है फंक्शन को कि ये होगा यानी। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, अगर एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो आपको हर एक क्वेश्चन के आइडियाज होने चाहिए। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।